सुप्रभात, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम डीसी यादव है और आप सभी लोगों का DCIAS इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। 24 फरवरी 2023 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे हम सबसे बेहतर और सबसे अलग अंदाज में, जो आपके आने वाले सभी महत्वपूर्ण एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे साथ आप नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए DCIAS इंस्टीट्यूट को। आज का अपना पहला सवाल है साथियों कि सुर्खियों में रहा विधि आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। भारत सरकार ने 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया है। यह ऑप्शन साथियों गलत है। भारत सरकार ने 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है, इसलिए हमारा पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि इस आयोग के अध्यक्ष बलबीर सिंह हैं। साथियों, बलबीर सिंह 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे और इस समय 22वां विधि आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष हैं ऋतुराज। जी हाँ, ऋतुराज 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि ब्रिटिश काल में विधि आयोग की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत की गई। जी नहीं, विधि आयोग की स्थापना चार्टर अधिनियम 1833 के तहत की गई थी, जिसमें पहला जो विधि आयोग सदस्य बना था साथियों वो लॉर्ड मैकाले बना था और लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1861 को बनाया गया। अगला ऑप्शन है ऑप्शन डी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष MC सीतलवाड़ थे। यह ऑप्शन आपका सही है। तो कुल मिला के हम ये जान सकते हैं कि विधि आयोग के संबंध में विधि आयोग की जो स्थापना हुई थी वो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत की गई थी। पहले जो विधि आयोग का प्रमुख बना था वो लॉर्ड मैकाले बना था, जिसके नेतृत्व में भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1861 आया। और दूसरा हमने ये समझा कि इस समय 22वां विधि आयोग चल रहा है और इसके अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में है ऋतुराज और इसका कार्यकाल भारत सरकार ने 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है, इसलिए सुर्खियों में था। और विधि आयोग के प्रथम जो स्वतंत्र भारत के प्रथम अध्यक्ष थे वो MC सीतलवाड़ थे। अब बढ़ते हैं साथियों अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि अमृत सरोवर योजना के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। साथियों, आजकल अमृत सरोवर योजना सुर्खियों में है, तो आपको बताना है इन सब में कौन सा कथन सत्य है। यह झीलों के पुनरुद्धार से संबंधित है। जी नहीं, जैसा कि आप जानते हैं सरोवर मीन्स होता है तालाब, तो यह तालाबों के जीर्णोद्धार से संबंधित है, यानी तालाबों का इसमें नए तालाबों का उद्धार किया जाएगा। पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और नए तालाब बनाए जाएंगे। और अगला है कि इसके अंतर्गत नहरों को चौड़ा किया जाएगा। ये भी साथियों कथन गलत है, क्योंकि अमृत सरोवर योजना के तहत नहरों को नहीं तालाबों को विकसित करने की योजना बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा। और तीसरा ऑप्शन है सी ऑप्शन कि अमृत सरोवर योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 अप्रैल 2022 को शुरू की थी। तो साथियों ये आंसर सही है। दरअसल पंचायती राज व्यवस्था हम सभी जानते हैं कि 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 अप्रैल 2022 को अमृत सरोवर योजना की शुरुआत की और इसमें लिखा है बिहार इस मामले में पहले स्थान पे है। जी नहीं, पहले स्थान पे अमृत सरोवर योजना को तेजी से पूरा करने के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा इसमें। हमने अमृत सरोवर योजना के बारे में जाना कि जो अमृत सरोवर योजना है ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने 24 अप्रैल 2022 को शुरू की थी पंचायती राज व्यवस्था के शुभ अवसर पर। और इसके अंतर्गत देश में 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ऐसा कहा गया था कि हम 75 तालाबों का उद्धार करेंगे प्रत्येक जिले में। और इस कार्य में उत्तर प्रदेश
सबसे अव्वल स्थान पे रहा है, यानी उत्तर प्रदेश अमृत सरोवर योजना को पूरा करने में पहले स्थान पे है, जबकि बिहार दूसरे स्थान पे है और उत्तराखंड इसमें तीसरे पायदान पे है। तो साथियों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृत सरोवर योजना की समीक्षा की और इसे और तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया, इसीलिए अमृत सरोवर योजना सुर्खियों में था। आज का अपना तीसरा सवाल है साथियों कि सीबीआई के संबंध में कौन सा कथन गलत है। आप सभी लोग जानते हैं, इसको साथियों सत्य कर लीजिए, कौन सा कथन सत्य है कि सीबीआई आए दिन सुर्खियों में रहती है और पुनः सीबीआई सुर्खियों में है क्योंकि सीबीआई ने अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक मामले में, धोखाधड़ी मामले में नोटिस जारी किया है और हो सकता है कि उनको इस मामले में अब जेल भी हो सकती है। तो इसलिए सीबीआई सुर्खियों में थी और आपको बताना है कि सीबीआई के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। सीबीआई की स्थापना 1965 में की गई थी। जी नहीं, सीबीआई की स्थापना 1963 में की गई थी। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के पहले निदेशक थे। जी नहीं, सुबोध कुमार जायसवाल वर्तमान महानिदेशक हैं सीबीआई के, जबकि सीबीआई के जो पहले निदेशक थे वो थे डीपी कोहली। तो इनका नाम आप याद कर लीजिए, डीपी कोहली सीबीआई के पहले निदेशक थे, जबकि सुबोध कुमार जायसवाल वर्तमान में सीबीआई के महानिदेशक हैं। तीसरा ऑप्शन कहता है कि सीबीआई के अधिनियम 5 के तहत राज्यों को आम सहमति वापस लेने का अधिकार है। ये भी ऑप्शन हमारा गलत है साथियों। सीबीआई की अधिनियम की धारा 6 के तहत राज्यों को आम सहमति लेने का अधिकार है। अभी हम बात करेंगे कि आम सहमति क्या होता है। और चौथा ऑप्शन है कि सीबीआई को आरटीआई दायरे से बाहर रखा गया है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो कुल मिला के ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अब बात करते हैं हम सीबीआई के बारे में। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय खुफिया एजेंसी, जिसकी ब्रिटिश काल में सबसे पहले स्थापना की बात करूं तो 1941-42 का समय था साथियों, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय भारत सहित पूरी दुनिया में महंगाई अपने चरम में थी और भारत इससे पहले अकाल से गुजर चुका था। तो एक तरफ जहां द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरी तरफ जहां भारत में भारत छोड़ो आंदोलन तेजी से चलाया जा रहा था, ऐसे में सीबीआई का गठन ब्रिटिश के द्वारा किया गया ताकि वो तत्कालीन परिस्थितियों से निपट सके। और इसमें सीबीआई को दायित्व समझा दिया गया कि इस युद्ध में जो लोग भ्रष्टाचार, घूसखोरी कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनकी सूचियां तैयार की जाए। और बाद में भारत सरकार ने इसे ही 1963 में नया स्वरूप दिया और सीबीआई स्वतंत्र भारत के रूप में अस्तित्व में आया। और इसके प्रथम जो महानिदेशक थे वो थे डीपी कोहली, जिन्हें बाद में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया साथियों। और अगर सीबीआई की आम सहमति की बात करूं तो अब तक 10 ऐसे राज्य आ चुके हैं भारत में जिन्होंने आम सहमति सीबीआई से वापस ली है। सीबीआई को जो शक्ति प्राप्त होती है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस अधिनियम 1946 के अंतर्गत मिलती है। तो सीबीआई को शक्तियां कहां से प्राप्त होती है, ये सवाल अगर पूछा जाए तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट जो है 1946, इसके तहत सीबीआई को शक्ति प्राप्त है। और इसी में एक अधिनियम है, एक धारा है साथियों, धारा 6। और धारा 6 या आप इसे कह सकते हो एक्ट 6। और एक्ट 6 के तहत राज्यों को सीबीआई की आम सहमति वापस लेने का अधिकार है। ये आम सहमति क्या होती है? दरअसल आम सहमति राज्यों के द्वारा सीबीआई को दी जाती है कि विषम परिस्थितियों में जब सीबीआई चाहेगी तो किसी भी राज्य के अंदर इंटर करेगी यानी प्रवेश करेगी और वहां पर संबंधित धोखाधड़ी या इन्वेस्टिगेशन के मामले को पूरा करेगी। लेकिन हाल ही में देखा गया है कि सीबीआई को राज्यों ने इस आधार पर आम सहमति देने से मना कर दिया कि सीबीआई का केंद्र सरकार गलत तरीके से प्रयोग कर रही है
इसी के तहत भारत के लगभग 10 राज्यों ने सीबीआई से एक्ट 6 के तहत आम सहमति वापस ले ली। यानी कहने का तात्पर्य है कि अब सीबीआई इन राज्यों में तभी प्रवेश कर सकती है जब राज्य के द्वारा इनको अनुमति दी जाए। यदि राज्य सीबीआई को अनुमति नहीं देते हैं, यानी आम सहमति को वापस ले लिए हैं जो सीबीआई को नहीं देते हैं, तब तक सीबीआई उनके राज्य में बिना उनकी सहमति के नहीं जा सकती है किसी मामले को जांच करने के लिए। हालांकि हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है जब किसी कोर्ट का निर्देश होगा तो किसी भी राज्य में सीबीआई बिना किसी राज्य के सहमति के भी जा सकती है। ऐसे में मैंने बताया कि अगर कोर्ट का निर्देश हो तो सीबीआई किसी राज्य में एंटर कर सकती है। यदि कोई ऐसा स्टेट है जो यूनियन टेरिटरी है, जैसे मैं दिल्ली की बात करूं जहां दिल्ली में आए दिन छापेमारी होती है, ऐसे में यूनियन टेरिटरी और कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को राज्यों से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। और इन दोनों मामले के अलावा किसी भी मामले के अंतर्गत सीबीआई तभी किसी राज्य में प्रवेश कर सकती है जब राज्य उसको आम सहमति दे। फिलहाल भारत में जैसे मैंने कहा कि लगभग 10 राज्यों ने आम सहमति वापस ले ली है सीबीआई से। उन 10 राज्यों में अगर बात करूं तो अधिकतर जो एनडीए सरकार से अलग वाले राज्य हैं, जैसे मैं बात करूं झारखंड, जैसे मैं बात करूं छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र ने भी वापस ले लिया था, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब की जब सरकार आई तो इसको फिलहाल बहाल कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर टोटल 10 वो राज्य हैं जिसने आम सहमति वापस ले ली थी सीबीआई से, इसलिए सीबीआई साथियों सुर्खियों में थी। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा कि सुर्खियों में रहा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। हमारा पहला ऑप्शन साथियों कि आईएमएफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। जी नहीं, यह ऑप्शन गलत है। आईएमएफ का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हेडक्वार्टर है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन है कि आईएमएफ की स्थापना 1960 में हुई थी। जी नहीं, आईएमएफ की स्थापना 1960 में नहीं हुई। आईएमएफ की स्थापना साथियों 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। तो 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ की स्थापना हुई थी, इसलिए ऑप्शन भी गलत है। और ऑप्शन सी की बात करूं कि गीता गोपीनाथ आईएमएफ की प्रबंध निदेशक हैं, ये भी साथियों ऑप्शन गलत है। गीता गोपीनाथ आईएमएफ की उप प्रबंध निदेशक हैं, जबकि प्रबंध निदेशक की अगर मैं बात करूं तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में आईएमएफ की प्रबंध निदेशक हैं। गीता गोपीनाथ जो हैं वो उप प्रबंध निदेशक हैं जो भारत से हैं। और ऑप्शन डी कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्यों की संख्या 190 है। साथियों इसको 190 कर लीजिए, ये आपका सही है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं आईएमएफ के बारे में कि आईएमएफ की स्थापना जो हुई थी वो 27 दिसंबर को हुई थी, 1945 में हुई थी। और आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है, न्यूयॉर्क में नहीं है। आईएमएफ की जो अध्यक्ष हैं वो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा हैं। उपाध्यक्ष की बात करूं तो गीता गोपीनाथ हैं। और आईएमएफ में जो सदस्यों की संख्या प्रेजेंट टाइम में है वो 190 है। आप 193 सदस्य मत लगाना, क्योंकि 193 जो सदस्य हैं वो यूनाइटेड नेशन में हैं, 190 सदस्य हैं आईएमएफ के। और आईएमएफ का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये इसलिए सुर्खियों में साथियों क्योंकि हाल ही में अभी पाकिस्तान ने आईएमएफ के सामने कर्जा लेने के लिए प्रस्ताव रखा था कि मुझे कर्ज चाहिए, जिस पर आईएमएफ की टीम पाकिस्तान आई और उसके बाद आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्जा देने से मना कर दिया। हालांकि अब पाकिस्तान को लगभग 1 अरब के आसपास चीन ने कर्जा देने की घोषणा की है। यानी आईएमएफ सुर्खियों में इसलिए था क्योंकि इसने पाकिस्तान की उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिसमें उन्होंने मांग को ठुकरा दिया था, जिसमें उन्होंने कर्ज की डिमांड की थी। क्योंकि पाकिस्तान आप सभी को पता है कि दिवालिया के कगार पे खड़ा हुआ है, तालिबान उस पर आजकल हावी हो रहा है। तो फिलहाल अब बढ़ते साथियों अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। आपको बताना है
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। सही कथन का चयन कीजिए। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। जी नहीं, इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। अगला ऑप्शन है कि 2001 की सुनामी के बाद इसे स्थापित किया गया। जी नहीं, 2004 में आए कच्छ के भूकंप के बाद 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसे 4 स्तर में बांटा गया है। तो ये भी साथियों जो ऑप्शन है वो गलत है। राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण को 3 स्तरों में बांटा गया। अभी हम बताएंगे वो 3 स्तर कौन कौन से हैं। और चौथा ऑप्शन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत एनडीआरएफ की स्थापना हुई। ये ऑप्शन सही है। दरअसल नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत ही एनडीआरएफ जो आजकल सुर्खियों में है, क्योंकि तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, हमारे वहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें गई थी और उन्होंने रेस्क्यू और बचाव ऑपरेशन चलाया और इसलिए एनडीआरएफ सुर्खियों में थी। और एनडीआरएफ की स्थापना जो हुई है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत की गई है 2006 में। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कि इसकी स्थापना 2004 में आए भूकंप के बाद की गई, 2001 में आए सुनामी के बाद नहीं की गई। यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत था, सही आंसर होगा 2004। और दूसरी मैंने बात की कि एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण को 4 नहीं जबकि 3 स्तर पे बांटा गया है। वो 3 स्तर कौन कौन से जान लीजिए। एक तो राष्ट्रीय स्तर पे हैं जिसको हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नाम से जानते हैं, और एक राज्य स्तर पे होगा जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाएगा। एक जिला स्तर पे होगा जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के नाम से जाना जाएगा। तो एक तो राष्ट्रीय स्तर पे होगा, एक राज्य स्तर पे होगा और एक जिला स्तर पे होगा। 3 स्तर पे बटा हुआ है राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण। और साथियों नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो कार्यकाल होता है इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। अब बढ़ते हैं साथियों अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि हाल ही में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कार्लसन को हराया। विघ्नेश ने, प्रणव ने, विदित ने या विश्वनाथ ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हाल ही में विदित ने दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कार्लसन मैग्सन को हरा दिया है, तो इसलिए ये सुर्खियों में थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बात विघ्नेश की करें साथियों, तो विघ्नेश आप सभी को पता है कि ये 80वें ग्रैंड मास्टर हाल ही में बने हैं भारत में शतरंज के। और विश्वनाथ आनंद के बारे में जानते हैं, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। इनको देश का पहला राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, तब उसी जिसे हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जानते थे, इनको 1991 में भी दिया गया था। तो आजकल शतरंज कई मायनों से सुर्खियों में है। पहला जैसे मैंने कहा कि विघ्नेश जो लड़का है ये देश का 80वां जो हमारा ग्रैंड मास्टर बना है। और विदित जो हैं शतरंज खिलाड़ी, उन्होंने कार्ल मार्क्सन को हराया है। और इसके अलावा साथियों कमेंट करके बताइए कि विघ्नेश का भाई है वो भी ग्रैंड मास्टर बन चुका है, तो इन दोनों भाइयों की जोड़ी में दूसरे भाई का क्या नाम है। 7वां सवाल है साथियों कि अमेरिकी राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, चयन कीजिए। हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए जो दावेदारी पेश की है वो एक भारतीय ने पेश की है, इसलिए अमेरिका का राष्ट्रपति पद जो है वो सुर्खियों में है, यानी एक मूल भारतीय ने पेश की है। तो आपको बताना है अमेरिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल होता है। जी नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल होता है। पहला ऑप्शन गलत है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। जी नहीं, जॉर्ज वाशिंगटन जो थे, जॉर्ज वाशिंगटन वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। उन्हीं के नाम पे अमेरिका की राजधानी जो है वाशिंगटन डीसी नाम पड़ा है। और तीसरा ऑप्शन है कि विवेक रामास्वामी ने हाल ही में पहले मूल भारतीय के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति की दावेदारी पेश की है। जी नहीं, ये तो बात सत्य है कि विवेक रामास्वामी ने भारतीय मूल के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में दावेदारी पेश की है, लेकिन साथ ही ये पहले नहीं थे, ये दूसरे भारतीय हैं। इनसे पहले जो थे निक्की हॉल, जी हाँ निक्की हेली ने
इनसे पहले राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश की थी। तो एक तरीके से कहा जाए ये दूसरे, अगर चुने जाते हैं राष्ट्रपति तो दूसरे मूल भारतीय होंगे जो अमेरिका पे एज ए राष्ट्रपति पद पे बैठेंगे। और चौथा ऑप्शन हमारा है चौथामा कि अमेरिका राष्ट्रपति का आधिकारिक जो बिल्डिंग है वो व्हाइट हाउस है। ये ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में कि जो अमेरिकन राष्ट्रपति होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है। अभी हाल ही में अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी से विवेक रामास्वामी ने, जी हाँ, विवेक रामास्वामी ने एज अ राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश की और ऐसा करने वाले वो अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति होंगे, क्योंकि इससे पहले निक्की हेल ने भी किया था। तो इसलिए सुर्खियों में थे। अब बढ़ते हैं साथियों अपने अगले सवाल की ओर। अमेरिका में बता दें कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है साथियों, प्रेसिडेंशियल है। अध्यक्षात्मक प्रणाली का मतलब है कि वहाँ पे जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वही हेड होता है। वहाँ पे संसदीय प्रणाली नहीं है। जैसे भारत में क्या है कि संसदीय प्रणाली है, लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है और वहाँ पे राष्ट्रपति ही हेड होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है और अमेरिका में कोई प्रधानमंत्री नहीं होता है। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में ISSF विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग फेडरेशन है निशानेबाजी का, उस विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया? भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, थाईलैंड में, इजिप्ट में? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, इजिप्ट यानी मिस्र की राजधानी काहिरा में अभी हाल ही में ISSF विश्व कप का आयोजन हुआ, जहां भारत 4 स्वर्ण पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा और हाल ही में, और वही हंगरी दूसरे स्थान पर रहा। तो पहले स्थान पे कौन सा रहा? ISSF विश्व कप में भारत रहा। दूसरे स्थान पे कौन सा रहा? हंगरी। कहाँ आयोजित हुआ? इजिप्ट की राजधानी काहिरा में। ये 3 याद रखना। और चौथा जो मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ उसे भी याद कर लीजिए। चौथा जो इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने, जी हाँ, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने काहिरा में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए ये भी सुर्खियों में थे। तो पूछ सकते हैं कि ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर का संबंध किस खेल से है, तो आप बता देना निशानेबाजी में। ये किस में? तो 50 मीटर पिस्टल में इन्होंने जीता है। और भारत यहाँ पे हुए ISSF खेल में पहले स्थान पे रहा। दूसरे स्थान पे कौन सा रहा? हंगरी। और पहले स्थान पे अपना प्यारा भारत रहा। अगला सवाल है साथियों कि भारतीय मुक्केबाज संघ का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? आपके सामने ऑप्शन है ए विजेंदर सिंह जो पेशेवर मुक्केबाज है भारत के, 6 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट MC मैरी कॉम जी, या अमित पंघल या धमेत्री तुक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहली बार कोई विदेशी कोच को भारतीय मुक्केबाजी संघ का, पहली बार साथियों किसी विदेशी को भारतीय मुक्केबाजी संघ का कोच नियुक्त किया गया है। संघ यहाँ पर साथियों टीम कर लीजिए, तो भारतीय जो मुक्केबाजी टीम है उसके जो नए कोच अपॉइंट हुए हैं वो धमेत्री तुक हैं, इसलिए सुर्खियों में थे। बाकी MC मैरी कॉम के बारे में आप लोग जानते होंगे, विजेंदर सिंह जो प्रेजेंट टाइम में कांग्रेस से नेता हैं और एक पेशेवर मुक्केबाज हैं। अमित पंघाल की बात करें तो ये प्रेजेंट टाइम में बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। अगला सवाल है साथियों, आखिरी सवाल आज का, कि BCCI यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्योंकि BCCI आजकल सुर्खियों में रहती है क्योंकि BCCI करा रही है इंडियन प्रीमियर लीग वीमेन, जिसमें आप सभी को पता है कि 5 टीमें भाग ले रही हैं, जिसमें लखनऊ है, गुजरात है, मुंबई है, दिल्ली है और बेंगलुरु है। ये 5 टीमें जो इस बार वीमेन IPL टीम में भाग ले रही हैं, इसका आयोजन BCCI के द्वारा किया जा रहा है। पहली बार वीमेन टीम को IPL में देखा जाएगा। और हमने बताया कि बेंगलुरु के बारे में अभी सानिया मिर्जा को बेंगलुरु यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मेंटोर नियुक्त किया गया है। और सानिया मिर्जा ने अब टेनिस से अपने करियर को समाप्त कर दिया है। आखिरी बार परसों उन्होंने WTU, क्षमा चाहते साथियों, सानिया मिर्जा ने टेनिस से संन्यास ले लिया है। आखिरी मुकाबला उन्होंने दुबई में खेला। फिलहाल उनको हार मिली, फिर भी इस भारत की बेटी ने टेनिस का पूरी दुनिया में नाम किया है और भारत को सानिया मिर्जा पे नाज रहेगा। और सानिया मिर्जा को हाल ही में
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मेंटोर घोषित किया गया है। अब आखिरी सवाल की कर लेते हैं। आखिरी सवाल है बीसीसीआई के संबंध में आपको बताना है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है, तो पहला ऑप्शन साथियों गलत है। बीसीसीआई का मुख्यालय चेन्नई में नहीं है, बीसीसीआई का मुख्यालय साथियों मुंबई में है। और दूसरा हमारा जो ऑप्शन कहता है कि बीसीसीआई की स्थापना 1925 में हुई थी, जी नहीं, 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। बीसीसीआई के जो सीईओ हैं वो जय शाह हैं, जी नहीं, बीसीसीआई के सीईओ जय शाह नहीं है। बीसीसीआई के सचिव जो हैं, सेक्रेटरी जो हैं, वो जय शाह हैं, जो अमित शाह के पुत्र हैं। जबकि बीसीसीआई के सीईओ की बात करूं साथियों, तो इसके सीईओ हैं हेमांग अमीन, जी हाँ, हेमांग अमीन बीसीसीआई के सीईओ हैं। जबकि अमित शाह के जो सुपुत्र हैं, लड़के हैं जय शाह, वो इसके सचिव हैं। और बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना 15 जून 1928 को हुई थी साथियों। क्षमा चाहते हैं, दिसंबर में हुई थी, दिसंबर 1928 में हुई थी। इसके प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष हैं वो है रोजर बिन्नी, पहले सौरभ गांगुली साहब हुआ करते थे। अब प्रेजेंट टाइम में बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी हैं। इसके जो सचिव हैं वो जय शाह हैं। सीईओ की मैंने बात की, इसके सीईओ जो हैं हेमांग अमीन हैं। और बीसीसीआई करा रहा है वीमेन आईपीएल 2023 में, जो 5 मार्च से शुरू हो जाएगा। तो साथियों ये थे आज के टॉप 10 सवाल। आपको सेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। सेशन पसंद आया है तो लाइक करें, नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक करने का आपको पूरा अधिकार है। साथ ही अपना फीडबैक देना ना भूलें। और अभी तक आप लोगों ने DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने घर परिवार के सदस्यों से, अपने दोस्तों से भी DCIS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करने को कहें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।